सभ्यता के स्पर्श से दूर एक अदम्य जंगल में एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंज रही थी। बस मेरा सिर काट दो बेवकूफ, लोहचर्म भेड़िया, और मेरी जिंदगी खत्म कर दो। तुम मेरी कटी हुई बाह क्यों चबा रहे हो जहां सबसे कम मांस है? ध्रुव ने अपने हत्यारे से शिकायत की, क्योंकि वो धीरे धीरे मर रहा था। कम से कम ये बेवकूफ लोहचर्म भेड़िया उसे पहले मार सकता था और फिर उसका भंडाफोड़ कर सकता था। लेकिन ध्रुव को वैसे भी अपनी पूरी जिंदगी में सबसे खराब किस्मत का सामना करना पड़ा था। ये उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ध्रुव आसानी से एक सामान्य डी रैंक के जानवर को संभाल सकता था, लेकिन यह अतीत की बात है जब वो छोटा था। उसने एक प्रतिष्ठित शिकारी मंडल में भाग लिया था जो राज्य को शानदार शिकारी और साहसी देने के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन अपने अतिभोग विलास भरे जीवन और जोखिम लेने की इच्छा की कमी के कारण ध्रुव मामूली डी रैंक के बर्स्कर से आगे नहीं बढ़ सका। जब उसे अपनी पिछली गलतियों का एहसास हुआ तो उसके जोड़ चरमरा रहे थे और उसके बाल पीछे की ओर खिसक गए थे, जिससे वो लगभग गंजा हो गया था। और अब बुढ़ापे के अभिशाप के कारण एक दयनीय लोहचर्म भेड़िया उसके लिए घातक बन गया था। ध्रुव इस खराब जगह पर आकर अपने संभावित हत्यारे से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह अपने पिछले शिकार के कारण घायल हो गया था, लेकिन उसके पास नकदी की कमी थी और जानवरों का शिकार करके उन्हें शहर के बाजार में बेचने के अलावा उसके पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं था। बूढ़े साहसी व्यक्ति को शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा अगर वो अगले महीने के लिए मासिक शहर कर का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं जुटा पाया। परिस्थिति ने उसे यहाँ आने के लिए मजबूर किया था, केवल लोहचर्म भेड़िया के मुंह से मरने के लिए। ध्रुव ने देखा कि जब वो अपने पिछले जीवन के बारे में सोच रहा था तो लोहचर्म भेड़िया अब उसके फटे हुए हाथ को नहीं चबा रहा था, अब वो केवल हड्डियों से बना था। इसने उसका ध्यान ध्रुव के शरीर के बाकी हिस्सों की ओर खींचा। ध्रुव इस समय सिर्फ एक त्वरित मौत की कामना कर रहा था, इसीलिए उसने अपना सिर ऊपर उठाया था, उम्मीद करते हुए कि लोहचर्म भेड़िया पहले उसे निशाना बनाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि लोहचर्म भेड़िया को नाक से चलाना पसंद नहीं था। उसने ध्रुव के सिर को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और अपने शिकार की सबसे कमजोर जगह पर हमला किया, उसकी कमर। ध्रुव पहले तो चौंक गया, फिर डर गया और फिर अंत में इस लोहचर्म भेड़िया के प्रति अनियंत्रित क्रोध महसूस करने लगा। वह चुपचाप अपने शिकार को खाने का आनंद ले सकता था, लेकिन उसे मारने से पहले उसके साथ खिलवाड़ करना था। ध्रुव ने लोहचर्म भेड़िया को अपना लक्ष्य बदलने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे लोहचर्म भेड़िया को उसकी कमर के पास कोई अमृत मिल गया हो। और अंत में अकल्पनीय हुआ, लोहचर्म भेड़िया ने ध्रुव के छोटे जानवर को काट लिया था। वह उसे चबा रहा था और ध्रुव को यकीन था कि वह उस पर हंस रहा था। ध्रुव दर्द को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने उस समय पहने हुए एक पुराने रत्न का हार लिया और दर्द को नियंत्रित करने के लिए उसे काट लिया। ध्रुव ने नशे में धुत होकर एक दुकान से वो हार खरीद लिया था। उसके पास पैसे खत्म होने का एक कारण ये अनावश्यक खरीदारी भी थी। जब उसे होश आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ध्रुव हार वापस करने के लिए गिरवी की दुकान पर गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुकान ने वो सामान वापस नहीं खरीदा जो उन्होंने पहले ही बेच दिया था। यह स्पष्ट था कि वे उस दिन ध्रुव को बेवकूफ बनाने में सफल रहे थे। ध्रुव ने केवल बेकार दिखने वाले हार को पहनना शुरू किया और अब उसी हार का इस्तेमाल उसके पहनने वाले द्वारा साइलेंसर और दर्द निवारक के रूप में किया जा रहा था। ध्रुव का मुंह अब लोहे के स्वाद से भर गया था। उसके आसपास का क्षेत्र ध्रुव के खून से लाल हो गया था और उसे अपनी चेतना लुप्त होती हुई महसूस हो रही थी, जिसका उसने अपनी बची हुई एकमात्र भुजा खोलकर स्वागत किया। लगभग मृत हो चुके साहसी व्यक्ति ने अपने मन में लोहचर्म भेड़िया को कोसा। अपनी नींद में डूबे और मरते हुए विचारों के साथ वो लोहचर्म भेड़िया और उसकी प्रजाति से बदला लेने की बात कर रहा था। अगर वो इस कठिन परीक्षा से बच गया, अगर उसे दूसरा मौका दिया जाता है, तो वो अपनी प्रजाति के हर जानवर को पहले उनके कमर को निशाना बनाकर, उनकी अंडकोश को तोड़कर और फिर उनके सामान को टुकड़ों में काटकर मार देगा। ध्रुव ने बहुत सारी कल्पनाएं करनी शुरू कर दी, यह सोचकर कि वो उन्हें पूरा करना सुनिश्चित करेगा बशर्ते कि वो किसी तरह वापस आ जाए। वो अपने विचारों की श्रृंखला को पूरा करना चाहता था अगर वो शहर वापस आ जाए, लेकिन लोहचर्म भेड़िया की अगली हरकतों ने उसे बाधित कर दिया। लोहचर्म भेड़िया ने आखिरकार उस चमकदार चीज पर ध्यान दिया जिसे उसका शिकार काट रहा था। उसकी आदिम प्रवृत्ति ने लोहचर्म भेड़िया को उसे लेने के लिए कहा, इसलिए उसने ध्रुव के मुंह से हार छीनने का लक्ष्य बनाया। लेकिन ध्रुव किसी तरह लोहचर्म भेड़िया की मानसिकता को समझ गया। बदला लेने के अंतिम रूप में ध्रुव ने अपना हार उतार लिया और उसे अपने गले में उतार लिया। फिर वो उस लोहचर्म भेड़िया पर हंसा जैसे उसने आखिरकार कुछ ऐसा हासिल कर लिया हो जिस पर उसे गर्व हो। लोहचर्म भेड़िया को ध्रुव की हरकतें पसंद नहीं आईं। वो उस पर गुर्राया और फिर पूरी ताकत से उस पर कूद पड़ा। ध्रुव जानता था कि उसका अंत आ गया है, लेकिन अब तक वो निडर हो चुका था। ध्रुव ने बस अपने हाथ हिलाए और अपने बचे हुए हाथ में खंजर से लोहचर्म भेड़िया की आंखों पर निशाना साधा। उसने वह खंजर अपने जूतों में छिपा रखा था और कुछ देर पहले ही उसे बाहर निकाला था। खंजर कोई खास चीज नहीं थी, ये तो बस एक साधारण हथियार था जिसका इस्तेमाल शिकारियों द्वारा जानवरों को मारने के बाद उनकी खाल उतारने के लिए किया जाता था। इसलिए ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि इससे एक ही बार में लोहचर्म भेड़िया मर जाएगा। वो बस चाहता था कि लोहचर्म भेड़िया को उसे मारने का परिणाम भुगतना पड़े। लोहचर्म भेड़िया ने आखिरकार ध्रुव की असुरक्षित गर्दन को निशाना बनाया, लेकिन जिस क्षण उसने ध्रुव को काटा, ध्रुव का खंजर लोहचर्म भेड़िया की आंखों को भेदता हुआ, खोपड़ी को पार करता हुआ मस्तिष्क के अंदर घुस गया। ध्रुव का आखिरी प्रयास रंग लाया। जिस एक हिट किल की उसे उम्मीद नहीं थी, वह उसकी उपलब्धियों की सूची में जुड़ गई थी। लोहचर्म भेड़िया तुरंत मर गया और ध्रुव को धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से मरना पड़ा। अब ध्रुव को अपनी अंतिम सांसों के साथ लोहचर्म भेड़िया के मृत शरीर का भार महसूस करना था। ध्रुव ने लोहचर्म भेड़िया को और भी ज्यादा कोसा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी कल्पनाओं में खो गया कि अगर वो इस मौत के जाल से बच गया तो वो क्या करेगा।
ध्रुव की मृत्यु हो गई थी। वो एक बूढ़े अकेले व्यक्ति के रूप में मरा जिसके पास कोई दोस्त नहीं था और दोस्त बनाने के लिए आवश्यक धन भी नहीं था। वो इतनी दयनीय रूप से मरा कि वो अपने लिंग को भी उसी लोहचर्म भेड़िया द्वारा चबाए जाने से नहीं बचा सका जिसने उसे मार डाला था। लेकिन कम से कम ध्रुव ने अपने छोटे भाई का बदला तो ले लिया था। वो उस लोहचर्म भेड़िया को उस हार को छीनने से भी रोकने में सफल रहा था जिसे वो इतनी अनिच्छा से पहन रहा था और जिसे वो अपने पास रखता था। ध्रुव ने हार और उसमें रखी सारी चीजें निगल ली थीं। इसमें वो बड़ा रत्न भी शामिल था जो उस आभूषण का आकर्षण का केंद्र था। ध्रुव को ये नहीं पता था कि अब उसकी लाश के अंदर कोई हार नहीं मिलेगा, भले ही कोई उसे ढूंढने आए। ध्रुव के निगलते ही वह हार हवा में गायब हो गया था। लेकिन ये सब इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि ध्रुव की मौत यहीं हुई थी। ये एक दुखद अंत था। हालांकि ध्रुव बहुत ज्यादा भोग विलास में डूबा हुआ था, लेकिन उसने किसी को भी बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब कामुक मृत व्यक्ति ने हमेशा अपने तक ही सब कुछ छिपाया था, लेकिन मुसीबतें उसे उसके दरवाजे पर ही ढूंढने आती थीं। इसलिए मरने से पहले ध्रुव ने उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह बदलने का फैसला किया था। अगर वो इस कठिन परीक्षा से बच जाता है। पश्चाताप और स्वप्न के विचारों के साथ ध्रुव इड्रिल के जीवन का अंतिम अध्याय उसकी अंतिम सांस के साथ समाप्त हो गया। या तो उसने सोचा, जब ध्रुव को होश आया तो उसने खुद को एक छोटे से कमरे में पाया। उसे लगा जैसे उसने ये जगह पहले भी देखी हो। ध्रुव उठकर बिस्तर पर सीधा बैठ गया। अजीब बात यह थी कि उसे ऐसा नहीं लगा कि उसके जोड़ उसे परेशानी दे रहे हैं, जैसा कि हर सुबह की शुरुआत में होता था। कमरे में घुप अंधेरे ने अपना दबदबा बना लिया था, लेकिन कमरे के एक कोने में वो अपना दबदबा नहीं बना पा रहा था, जहां एक हल्की सी बंद खिड़की से कुछ रोशनी अंदर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि सुबह की पहली किरणें जल्द ही फूटने वाली थीं। ध्रुव ने अपनी आंखें थोड़ी रगड़ी और याद करने की कोशिश की कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। उसे याद आया कि उस बेजुबान लोहचर्म भेड़िया ने उस पर हमला किया था। उस क्रोधी लोहचर्म भेड़िया ने पहले उसका हाथ काट लिया था, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। वो सॉसेज उत्सव मनाने के मूड में था और अपने छोटे भाई को चबाने के बाद ही लोहचर्म भेड़िया को अपने शिकार को मारने का ख्याल आया। उसने उसे मार डाला। इससे मेरी मौत हो गई है ना? ध्रुव ने अपनी गर्दन की जांच करते हुए किसी विशेष से नहीं बल्कि किसी से भी यह प्रश्न पूछा था। उसकी गर्दन पूरी तरह से ठीक थी। ये अजीब था। जब उसने अपनी गर्दन को छुआ तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यह सही है, दाढ़ी का अभाव। ध्रुव की दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए नहीं कि वो उसे रखना चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसे ट्रिम करने में परेशानी होती थी। ध्रुव ने तब देखा कि उसकी त्वचा पहले से कहीं ज्यादा चिकनी और कोमल है। ध्रुव को उलझन महसूस हुई। फिर उसे एहसास हुआ कि वो उसी दाहिने हाथ का इस्तेमाल कर रहा था जिसे लोहचर्म भेड़िया ने काट लिया था। यहाँ क्या हो रहा है? क्या मैं किसी सपने में हूँ या कुछ और? मरने से पहले कुछ अच्छे पल? ध्रुव को लगा कि यह सबसे तार्किक निष्कर्ष था। उसे ऐसा नहीं लगा कि वो किसी सपने में था, लेकिन यह अपने आप में सबूत के तौर पर काफी नहीं होगा। ध्रुव ने फिर अपनी कमर की जांच की। जिस चीज को लेकर वो सबसे ज्यादा चिंतित था वो उसके आखिरी सपने में भी उसके साथ थी। अब यदि वो अपने इस अंतिम सपने को पूरी तरह जी सके तो ये उसे अलविदा कहने का एक अच्छा तरीका होगा। ध्रुव अपने बिस्तर से उठ गया और कमरे से बाहर जाने का फैसला किया। जब वो बाहर निकला तो उसने एक और परिचित माहौल देखा। ठीक है, ये आंटी नैना का घर है। एक मिनट रुको, चीजें इतनी बड़ी क्यों दिख रही हैं? तभी ध्रुव को एहसास हुआ कि चीजें उतनी बड़ी नहीं हुई थीं जितनी उसने सोची थी। इसके बजाय वो एक छोटे शरीर में था। अधिक सही रूप से कहें तो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी युवावस्था के दिनों में था जब वो किशोर था। ध्रुव ने सोचा कि यह आखिरी सपना निश्चित रूप से सुविधाजनक है। इसने उसे जीवन के सबसे आरामदायक दिनों में पहुंचा दिया था। आंटी नैना उसके पिता की पार्टी के सदस्यों में से एक थीं जब वे साहसी थे। ध्रुव के पिता कुछ साल पहले लापता हो गए थे जब ध्रुव सिर्फ 10 साल का था और उसकी मां ने उसे खोजने के लिए आंटी नैना के पास छोड़ दिया था। बाद में पता चला कि उसके पिता की तलाश करना उसकी मां का एक बहाना था ताकि वो अपने नए प्रेमी के साथ भाग जाए। उसने उसके साथ दूर के शहर में एक नया परिवार बसा लिया था और अब तक उसके 2 और बच्चे हो चुके थे। लेकिन आंटी नैना ने कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। वो हमेशा की तरह उसकी देखभाल करती थी। भले ही उसे पता था कि उसकी मां कभी वापस नहीं आएगी। उसने उसे घर पर ही पढ़ाया और उसे एक अच्छा प्राथमिक औषधि निर्माता बनने के लिए प्रशिक्षित किया। नैना पूरी जिंदगी अविवाहित रहीं और ध्रुव की पिछली टाइमलाइन में 40 साल की उम्र होने के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उसे उसकी मौत का कारण नहीं पता था क्योंकि तब तक वो उससे संपर्क खो चुका था। ध्रुव की किशोरावस्था में नैना के साथ रहने की जिंदगी काफी आरामदायक थी। उसने अपनी दवा की दुकान खोली थी और सुबह से देर शाम तक वहां काम करती थी। वो अपने घर के नीचे अपना व्यवसाय चलाती थी, जबकि ऊपरी मंजिल पर उन दोनों के लिए 2 बेडरूम थे। ध्रुव को सभी प्राथमिक औषधियों के निर्माण को संभाल कर उसके काम में मदद करने की आदत थी। आंटी नैना का घर औषधिशाला मायापुरी के सुदूर छोर पर दक्षिणी शहर की दीवार के पास स्थित था। यह मध्यम आकार का एक ठेठ 1 मंजिला उपनगरीय निवास था। हालांकि मायापुरी के इस हिस्से में आबादी इतनी घनी नहीं थी, फिर भी आंटी नैना का व्यवसाय ठीक ठाक चलता था। ये बिल्कुल वैसा ही सपना है जो मुझे मरने से पहले चाहिए। मैं तब तक ये नहीं कर सकता था, लेकिन इस सपने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। ध्रुव ने सोचा और आंटी नैना की ओर बढ़ा। उसने आंटी नैना को देखते ही उन्हें इतनी कसकर गले लगा लिया कि वो रूपक के साथ साथ सचमुच भी हैरान रह गई। इस उम्र तक ध्रुव का विकास शुरू नहीं हुआ था, इसलिए वो उससे बहुत छोटा था। उसकी 5.5 फीट की ऊंचाई के साथ वो 14 साल का लग रहा था, जबकि वो बड़ा था। उसका सिर नैना की छाती के ठीक नीचे था। आंटी नैना को अपने आलिंगन में लेने के बाद ध्रुव को ऐसा लगा जैसे वो गुलाबों से भरे बगीचे के बीच में खड़ा है जो पूरी तरह खिले हुए थे। ध्रुव के अनुसार उनकी खुशबू से एक ऐसी मनमोहक खुशबू आ रही थी जो सिर्फ उसके लिए ही थी।
ध्रुव खुद को जल्दी में महसूस कर रहा था। उसने अपने हाथों को कुछ देर तक आंटी नैना की पीठ पर घूमने दिया, फिर वो उस सबसे मुलायम जगह की ओर बढ़ा जहां वो अपनी स्थिति के हिसाब से अपने हाथ रख सकता था। नैना को लगा कि ध्रुव ने कोई बुरा सपना देखा है और उसे गले लगाने में किसी तरह का सहारा मिल रहा है और उसने उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके तुरंत बाद उसके अचानक हाथ की हरकतें कुछ ऐसी थीं जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, और जब वे उसके नितंबों की ओर बढ़े तो उसे लगा कि उसे घेराबंदी तोड़नी होगी। नैना ने खुद को जबरन गले लगाने से अलग किया, ध्रुव के गालों को जोर से खींचा जब तक कि वे नरम लाल नहीं हो गए और उसे डांटा, छोटे बच्चे, तुम यहाँ इस तरह नहीं आ सकते, भले ही तुम्हें कोई बुरा सपना आया हो। मैं यहाँ एक व्यवसाय चलाता हूँ। क्या होगा अगर किसी ने तुम्हें यहाँ अस्त व्यस्त घूमते हुए देख लिया? पहले फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ते की मेज पर आओ। मैंने पैनकेक बनाए हैं, तुम्हारे पसंदीदा। मुझे यकीन है कि शिकारी मंडल में प्रवेश करने के बाद तुम उन्हें अक्सर नहीं खा पाओगे, इसलिए मैं इस महीने के दौरान कभी कभी इन छोटी छोटी चीज़ों से तुम्हारी भरपाई करूंगा। लेकिन ध्रुव अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसने फिर से नैना को अपनी बाहों में लेने की कोशिश की। सोच रहा था, मेरे सपने में भी वो मुझे पाने के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ कि अगर मैंने उस समय जैसा व्यवहार किया होता तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती। लेकिन नैना को कम नहीं आंका जा सकता था। आखिरकार वो सी रैंक की हीलर थी। उसकी शारीरिक बनावट उसकी उम्र की सामान्य महिला से कहीं ज्यादा प्रमुख थी। उसने ध्रुव का सिर अपनी हथेली में थामा, अपनी स्थिति से पीछे हटी और उसे अपने करीब आने के लिए संघर्ष करते हुए देखा। दूसरा सवाल पूछकर वो नैना की प्रतिक्रिया जानना चाहता था। उच्च श्रेणी के भ्रामक मंत्र वास्तव में कुछ हद तक अतीत की नकल कर सकते हैं, लेकिन वे अभी भी उन विशेष यादों के समूह पर आधारित हैं जो उस व्यक्ति से संबंधित हैं जिस पर मंत्र डाला जा रहा था। यदि जादूगर ने केवल ध्रुव की किशोरावस्था की यादों के बारे में पढ़ा होता तो वो अपनी किशोरावस्था के बाद की यादों को इन यादों से नहीं जोड़ पाता। अन्यथा मंत्र में कोई दोष सामने आ सकता है और ये टूट सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नैना ने असली नैना की तरह व्यवहार किया। अगर उसे उस समय ऐसी खबर दी गई होती, वो हैरान और फिर किसी पर गुस्सा महसूस कर रही थी। तुम्हें अपनी माँ के बारे में कैसे पता है? तुम्हें किसने बताया? मुझे किसी अजनबी ने बताया जिसे मैं नहीं जानता। मैं उससे कुछ और पूछ पाता, उससे पहले ही वो चला गया। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया से मुझे लगता है कि ये झूठ नहीं है। चिंता मत करो आंटी नैना, मैं बस उलझन में था और भावनात्मक रूप से सही जगह पर नहीं था। जब मैं उसी बात के बारे में सोच रहा था जो उस आदमी ने मुझे बार बार बताई थी। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मैं अपनी माँ से भिड़ने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। पहली बात तो ये कि मैंने उस आदमी से सुना है कि वो यहाँ से बहुत दूर एक शहर में जाके बस गई है, और दूसरी बात, मैं खुद को उसके सामने पाकर उससे क्या पूछूंगा कि उसने मुझे क्यों छोड़ा? उसे नया परिवार शुरू करने की क्या जरूरत थी? मैं उन सवालों के जवाब पहले से ही जानता हूँ। मैंने उन्हें समझ लिया है। उसने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरा चेहरा उसे मेरे पिता की याद दिलाता था। वह लापता है, मरा नहीं है, और न ही वह उनसे भागा है, बस लापता है। वो उनसे बहुत प्यार करती होगी और उनकी अनिर्णायक स्थिति उसके लिए असहनीय थी। इसने उसे उसका बहुत जरूरी समापन नहीं करने दिया, इसीलिए वो भाग गई मुझसे और मेरे पिता की यादों से। मेरी माँ मेरे पिता की तलाश में निकली होगी। शायद उसे उनके बारे में कुछ पता चला हो, या शायद उसे एहसास हुआ हो कि अब उन्हें ढूंढना बेकार होगा। किसी भी तरह उसे अपने पति को छोड़ना ही था, और उसे छोड़ने के लिए उसे मुझे भी छोड़ना था। इसलिए वो अपनी निष्फल खोज से वापस नहीं लौटी। अब सवाल ये है कि उसने नया परिवार क्यों शुरू किया? उसे क्यों नहीं करना चाहिए था? वह अभी भी अपने जीवन के शिखर पर है। एक नए परिवार का मतलब है एक नई शुरुआत। उस नए परिवार ने उसे कुछ ऐसा दिया होगा जो मैं कभी नहीं दे सकता था, अपने पिता को भूलने की क्षमता। ये सब समझने के बाद मैं उसे कैसे दोष दे सकता हूँ? इस समीकरण में मैं बदकिस्मत पक्ष था। चलो बस इतना कहो कि किस्मत मेरे साथ नहीं थी। इस दुनिया में पुरुषों के साथ इससे भी बदतर हालात हुए हैं। उसकी तुलना में ये अभी भी कुछ नहीं है। हम सभी के लिए बेहतर है कि हम इस तथ्य को वैसे ही स्वीकार करें जैसा कि ये है और आगे बढ़ें। मेरे पास भी तुम हो जो मेरा इतना ख्याल रखते हो। मैं उन बच्चों से ज्यादा लाड़ प्यार और सुरक्षा महसूस करता हूँ जो अपने माता पिता के साथ रहते हैं। क्या मुझे तुम में आशीर्वाद पाकर भी खुद को बदकिस्मत कहना चाहिए? मुझे ऐसा नहीं लगता। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप मेरे पहले सवाल का जवाब देने की कोशिश क्यों नहीं करते? आज कौन सा दिन है? ध्रुव ने पहले ही अपनी दूरी कम कर ली थी और ये सब कहते हुए अपनी आंटी नैना को फिर से गले लगा लिया था। उसकी हरकतें स्वाभाविक थीं और उसका लहजा शांत था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनुभव से बोल रहा हो, लेकिन उसने गले लगाने के साथ अपनी कमजोरी भी दिखाई थी। ध्रुव के अभिनय में कुछ खामियां थीं। उदाहरण के लिए, जब उसने ये कहा तो वो अपनी उम्र के लड़के के लिए बेहद तर्कसंगत और भावनाओं से रहित लग रहा था, खास तौर पर उन चीजों को देखते हुए जिनसे उसे अपने माता पिता की स्थिति के कारण गुजरना था। लेकिन उन खामियों के बावजूद उसका अभिनय परिपूर्ण था। कभी कभी अपूर्णता में पूर्णता पाई जाती है। वाबी साबी। नैना ने उस दोष को ध्रुव का रक्षा तंत्र माना जो सभी भावनाओं को रोककर खुद को चोट से दूर रखता था। इसलिए आज सुबह उठने के बाद वो इतना परेशान था। वो कल रात इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा होगा। उसे लगा होगा कि जिस भाग्य से वह अभिशप्त था वो उसके नियंत्रण में नहीं था। उस सपने का मतलब होगा कि वो अवचेतन रूप से उस नियंत्रण को वापस पाने की कोशिश कर रहा था, खुद को अपनी दुनिया का निर्माता मानकर और अपने विषयों को नियंत्रित करके। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो अपने आप ही इतने अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच गया। मैं अभी भी उसे बहुत युवा मानता हूं, लेकिन उसकी विचार प्रक्रिया परिपक्वता के संकेत दे रही है। नैना उन विचारों में डूबी हुई ध्रुव को फिर से अपनी बाहों में लेकर सहलाने लगी, इसलिए उसे एहसास ही नहीं हुआ कि इस बार ध्रुव के हाथ अपने इच्छित लक्ष्य पर पहुंच गए थे। ये कोई बुरा सपना नहीं है, ये उन सपनों में से एक है। आखिरकार वो एक बड़ा हो रहा लड़का है
नैना ने सोचा और अपने गाल फुला लिए। उदास भाव से उसने ध्रुव के गालों को थोड़ा और खींचा ताकि वो अपनी स्पष्ट स्तब्धता से बाहर आ सके, और ये काम कर गया। ध्रुव जल्द ही होश में आ गया और गाल के दर्द से जागने के बाद फिर से तर्कसंगत ढंग से सोचने लगा। उसने अपनी मौसी नैना और अपने आसपास की चीजों को फिर से देखा और अपने अब सूजे हुए और चुकंदर जैसे लाल गालों को सहलाया। इसमें विस्तार का स्तर इतना वास्तविक है कि इसे महज एक स्वप्न मानना संभव नहीं है। ध्रुव अपने आप में बड़बड़ाते हुए उस जगह पर घूमने लगा। वायुमंडलीय दबाव, सतह की बनावट, प्रकाश परावर्तन दर, भौतिकी और छाया विवरण, वो अपनी नजर में आने वाली हर चीज को ध्यान से देखता था। उसने अपनी मुद्रा भी बदली, अपने हाथों से कुछ चीजों को छुआ और कुछ देर के लिए अपनी मुद्रा पर उछलता रहा, मानो किसी बात की पुष्टि कर रहा हो। उन्हें सपनों में मात्र प्रस्तुतिकरण के रूप में नहीं माना जा सकता, और ये अभी भी एक भ्रामक मंत्र के लिए बहुत अधिक है। जादूगर को भ्रामक मंत्रों में विशेषज्ञता रखने वाला एक उच्च श्रेणी का जादूगर होना चाहिए। उस स्तर का कोई भी व्यक्ति मेरे बारे में इतनी परवाह नहीं करेगा कि वो ऐसा मंत्र डाले और मुझे उसमें फंसा दे, खासकर तब जब मैं उस समय मर रहा था। तो फिर इसका मतलब है? ध्रुव ने अपना मुंह चौड़ा करके आंटी नैना की ओर देखा, मानो वो उनके माध्यम से वो उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहा हो जिस पर उसे उस समय सबसे अधिक संदेह था। ये सब असली है? हे, लगता है तुम अभी भी अपनी नींद से पूरी तरह नहीं जागे हो। हाँ पगली, ये कोई सपना नहीं है। और तुम किस तरह का सपना देख रहे थे जिसके लिए मुझे बदसूरत होना पड़ा? ध्रुव ने नैना के उत्तर पर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया और उसके प्रश्न का उत्तर अपने प्रश्न से दिया। आंटी नैना, आज कौन सा दिन है और आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ मेरे पिता की तलाश में नहीं गई थी बल्कि वास्तव में अपने नए परिवार के साथ दूसरे शहर में बस गई है? ध्रुव ने पहला सवाल ये जानने के लिए पूछा कि वो कौन सा दिन था, और उसने दूसरा सवाल अपने अनुमान को पुख्ता करने के लिए पूछा। ध्रुव को अपनी माँ के नए परिवार के बारे में अपनी किशोरावस्था खत्म होने से पहले पता नहीं चला था। वह उस समय आंटी नैना से मिलने गया था और उसने आखिरकार उसे बता दिया था, इसलिए उसे एहसास ही नहीं हुआ कि इस बार ध्रुव के हाथ अपने इच्छित लक्ष्य पर पहुंच गए थे। ध्रुव ने आखिरकार स्वीकार कर लिया था कि वो समय में पीछे चला गया था। उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो पछतावे और इतने सारे खोए हुए अवसरों के साथ मर गया था कि अगर वो उन्हें याद करने लगे तो वो घंटों रोएगा। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ कुछ हिसाब किताब भी था जिनसे वो भविष्य में मिलने वाला था। ध्रुव की बुढ़ापे ने उसे जीवन के प्रति कटु और संदेहवादी बना दिया था। अपने लंबे लेकिन कठिन जीवन से उसे ये बात कठिन तरीके से समझ में आ गई थी कि हर व्यक्ति, पुरुष और महिला, के कई पहलू और रंग होते हैं। इसलिए सही और गलत के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति समाज के मानदंडों, राज्य के नियमों और सही और गलत के बारे में नैतिकता से बंधा हुआ है तो वो कभी भी ये नहीं समझ पाएगा कि जीवन ने उसके लिए क्या रखा है। हर एक दिन और हर एक पल का भरपूर लाभ उठाने के लिए आपको इतना स्वार्थी होना चाहिए कि आप चालाकी से बलपूर्वक उन सभी चीजों को पकड़ लें जो आपको बढ़ने और समृद्ध होने में मदद कर सकती हैं। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। मृत्यु के दूत के आपके दरवाजे पर दस्तक देने से पहले अपने लिए ज्यादा चीजें, ज्यादा अनुभव सुरक्षित करें। जब तक आपके पास समय, संसाधन और योजना है तब तक कुछ भी संभव है। आपको नियमों को तोड़ने और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करने के लिए पर्याप्त साहसी होना चाहिए। जब आप किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के मार्ग पर चलते हैं तो सब कुछ उचित होता है। आपको कष्ट सहना ही होगा, आपके आसपास के लोगों को दुख पहुंचेगा, दोस्तों से दुश्मनी होने की संभावना होगी और अंत में आप असफल हो सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे तब तक ये सब मायने नहीं रखता। जिस क्षण आप शराब पीना बंद कर देंगे उसी क्षण आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप चलते रहें और अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करते रहें। हैंगओवर का सबसे अच्छा इलाज है कि कभी भी शराब पीना बंद न करें। और अगर लोग आपके जीवन जीने के तरीके पर आपत्ति जताते हैं, उन्हें बोलने दें, उनका विरोध करें या उन्हें खत्म करके बस चुप करा दें। वास्तविकता का उनका संस्करण हमेशा आपसे अलग होगा। आपको उन्हें अपनी वास्तविकता को खराब करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। स्वर्ग और नर्क के बारे में क्या? ये तो बस अवधारणाएं हैं जो लोग आपको अपनी इच्छा से बेड़ियां पहना देते हैं। ये कितना हास्यास्पद था, जैसे वध के लिए चुने गए मेमने ने अपनी पहल पर पानी पी लिया ताकि वध करने वाले के लिए उसकी गर्दन काटना आसान हो जाए। एक लंबी जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। ये आपकी आंखें खोल सकती है और आपको कई स्पष्ट सत्यों से परिचित करा सकती है जो पहले आपकी नजरों में छिपे हुए थे। जीवन के इस नए पट्टे के साथ ध्रुव वो जीवन नहीं जी पाएगा जो वो पहले जीता था। उसे होश में लाने के लिए उसे जोरदार थप्पड़ मारा गया था। उसके पास बहुत सारे अनुभव थे। ध्रुव को उनका सही उपयोग करने की जरूरत थी। वो सुनिश्चित करेगा कि वो अपना नया जीवन पूरी तरह से जिए। वो अब कड़ी मेहनत से भागेगा नहीं। बेहतर जीवन के लिए एक नई नींव रखना जरूरी था। वो पहले ही अनुभव कर चुका था कि बैरल के नीचे क्या महसूस होता है। अब वो आसमान से परे आसमान की खोज करना चाहता था। अपने दिमाग में इस तरह के जोशीले विचार के चलते ध्रुव उत्साहित हो गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं जो उसके संकल्प को प्रमाणित करती थीं। आंटी नैना की तरह वो भी भूल गया था कि उसकी हथेलियां आंटी नैना के पिछले हिस्से पर थीं। जब उसने मुट्ठी बनाने के लिए अपने हाथ भींचे तो उसने अनजाने में नैना के नितंबों को जोर से पकड़ लिया। ध्रुव के मन में एक बिजली सी दौड़ गई। उसने अपने पिछले जन्म में बहुत सारे बंस खाए थे, लेकिन किसी भी चीज ने उसे इतना उत्साहित नहीं किया था। उसे याद है कि जब वो इस उम्र में था तो उसे पक्षियों और मधुमक्खियों के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था। ध्रुव अपनी किशोरावस्था में अपनी उम्र की लड़कियों से दूर रहता था, ज्यादातर इसलिए क्योंकि उसे अपनी आंटी नैना से प्यार था। इसलिए उसे किशोर लड़कियां बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगती थीं। वैसे भी वो स्वभाव से एकांत प्रिय था और उसने कोई ऐसा दोस्त नहीं बनाया जिसके साथ वो ऐसी और दूसरी चीजों पर चर्चा कर सके। इसलिए ध्रुव को जीवन में बहुत बाद में अपनी पहली जागृति मिली। वह देर से खिलने वाला था।
जीवन में दूसरा मौका मिलने और आंटी नैना से मिलने से वो पहले से ही बहुत उत्साहित था। इसलिए जब उसने अपने हाथों से उन बंस की कोमलता को महसूस किया तो ध्रुव को अपने जीवन की दूसरी पहली जागृति महसूस हुई। आंटी नैना चौंक गईं। पिछली बातचीत इतनी तीव्र थी कि नैना जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं कर सकीं या ध्रुव पर गुस्सा नहीं कर सकीं। उन्हें भी अपने अंदर कुछ महसूस हुआ, एक ऐसी इच्छा जो इतने लंबे समय से संतुष्ट नहीं हुई थी। लेकिन नैना को अब ध्रुव से अलग होना पड़ा। वो सिर्फ एक किशोर था जिसका शरीर उसकी नसों में हार्मोन पंप कर रहा होगा और उसे पता भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। ध्रुव की कमजोर मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसने ऐसा करते समय एक हल्का तरीका अपनाने का फैसला किया। तुम क्या कर रहे हो छोटे चूहे? अगर तुम शिकारी मंडल में अन्य लड़कियों के साथ उनकी सहमति के बिना ऐसा करोगे तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे, तुम्हें पता है ना? नैना ने ध्रुव को देखकर हंसी और ये कहते हुए उसके बालों को और भी ज्यादा सहलाया। लेकिन उसे ध्रुव से कोई जवाब मिला, इसलिए उसने ध्रुव की तरफ देखा जो हैरानी से किसी चीज को नीचे देख रहा था। उसने उसकी निगाहों का अनुसरण किया और समझ गई कि क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ध्रुव को पहली बार उत्तेजना हो रही थी उसकी वजह से। उस समय नैना को कई तरह की भावनाएं महसूस हुईं। ध्रुव की प्रतिक्रिया देखकर उसे अजीब लगा। उसे इस बारे में पहले से न बताने के लिए थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसे लगा कि एक किशोर लड़के को जगाना उसे अच्छा नहीं लगा जिसे वो अपना रिश्तेदार मानती थी। और अंत में उसे खुद पर थोड़ा गर्व महसूस हुआ कि उसने एक अनजान किशोर को सिर्फ गले लगाकर इतना उत्साहित कर दिया। नैना को लगा कि अब समय आ गया है कि वो और ध्रुव बात करें। उसे ध्रुव से इस बारे में बात करना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे ऐसा करना ही था। घर में कोई पुरुष नहीं था, ध्रुव एकांत प्रिय था और उसका कोई दोस्त नहीं था और वो शिकारी मंडल जाने वाला था। बेहतर होगा कि वो इन बातों को पहले से जान ले, कहीं ऐसा न हो कि वो कोई अपराध कर दे और बाद में मुसीबत में पड़ जाए। वो हंसते हुए ध्रुव से पूछे बिना नहीं रह सकी, छोटे चूहे, तुम तो बुरी तरह सदमे में दिख रहे हो, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? दूसरी ओर ध्रुव को ये नहीं पता था कि क्या कहना है। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसे उत्तेजना हो रही थी। ध्रुव को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उसके पिछले जीवन की तुलना में उसके लिए इतनी जल्दी उत्तेजना होना कितना मुश्किल था। वो इसलिए हैरान था क्योंकि वो समझता था कि उसकी योजनाओं में उत्तेजना होने की संभावनाएं इतनी जल्दी होंगी। ध्रुव ने सुना कि आंटी नैना उससे क्या पूछ रही थी। उसने अप्रत्याशित लाभ के लिए उसके उत्साह को गलत समझा था क्योंकि उसे वास्तव में जानकारी नहीं थी। लेकिन ये एक मौका था, नैना के करीब आने का मौका। उसने साथ खेलने का फैसला किया। उसने झिझकते हुए जवाब देने से पहले कुछ और समय लिया। ये किसी तरह की विकृति है। मुझे पेशाब करने का मन कर रहा है, फिर भी मैं पेशाब नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। आंटी नैना, आपके पास इस बीमारी के लिए कोई दवा जरूर होगी, है ना? ध्रुव ने अपना किरदार निभाया और घबराने लगा। उसने अपनी उंगलियों से अपने लिंग के सिरे को छूने की कोशिश की। नैना को उसके दृष्टिकोण में झिझक दिख रही थी और वो खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। उसे नहीं लगा कि वो अभिनय कर रहा है। कोई भी किशोर इतना बढ़िया अभिनेता नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए यह स्वीकार करना अभी भी मुश्किल था कि ध्रुव के एकांत प्रिय स्वभाव के बावजूद उसे इस क्षेत्र में कम जानकारी है। वो नहीं जानती थी कि उसे उस समय क्या करना या क्या कहना चाहिए, लेकिन वो उस पल का आनंद ले रही थी। नैना ने ध्रुव से कहा कि वो औषधालय के भीतरी कमरे में प्रतीक्षा करे, जबकि उसने दुकान के मुख्य द्वार पर लगे स्वागत चिन्ह को उलट दिया जिस पर लिखा था कि दुकान फिलहाल बंद है। फिर उसने दरवाजा सुरक्षित रूप से बंद कर दिया। हालांकि वो सुबह जल्दी अपनी दुकान खोलने की आदी थी, लेकिन उसके नियमित ग्राहक और बीमार लोग दोपहर के भोजन के बाद आना शुरू हो जाते थे। सुबह के समय उसे बहुत कम ट्रैफिक मिलता था, जो उसे वैसे भी नुकसान नहीं पहुंचाता था अगर कभी कभार इससे बचा जाए। नैना ध्रुव के पास वापस चली गई। दवा की दुकान में एक आंतरिक स्थान था जो दुकान से अलग था, जो दवाइयों के भंडारण के लिए एक कमरे के रूप में काम आता था। इसमें एक साधारण रसोई, भोजन कक्ष और कुछ खुली जगह थी। ध्रुव नाश्ते की मेज के पास अजीब तरह से बैठा था। वो बेचैन दिख रहा था और मेज के नीचे अपने हाथों से कुछ जांच रहा था। जैसे ही उसने नैना को अपनी ओर आते देखा, वो खड़ा हो गया और जल्दी से उससे पूछा, जल्दी बताओ, दवा कहाँ है? मुझे लगता है कि ये और भी बदतर हो रहा है। अब दर्द हो रहा है और हर मिनट ये और भी कठोर होता जा रहा है। ध्रुव डियर, तुम्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ये एक पुरुष के शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जब वो काफी परिपक्व हो जाता है। नैना ने कुछ शर्मीलेपन और कुछ मनोरंजन के साथ उत्तर दिया। वह उसे सामान्य रूप से ध्रुव डियर कहती थी, या जब भी उसे कुछ सिखाने का मौका मिलता था, और जब भी ध्रुव कुछ गलत करता था या जब वो उसे किसी बात पर डांटती थी तो वो उसे छोटा चूहा कहती थी। नैना ध्रुव के पास बैठी थी और उससे बात कर रही थी। वो उसके उभार को देख सकती थी, लेकिन उसने दिखावा किया कि वो उसे नहीं देख रही है। उनकी बातचीत आगे जारी रही। तो इसका कोई इलाज नहीं है? फिर मैं इसे कैसे रोकूं? पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें पहले भी ये समस्या हुई थी? नहीं, ये पहली बार है जब मैं अपनी चीज को इस तरह सोचते हुए देख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, आपको ये समझना होगा कि ये आपको पहली बार कैसे मिला। तो जल्दी बताओ, तुम अपने जवाब क्यों टाल रहे हो? क्या तुम्हें मेरी तकलीफों से मजा आ रहा है? हा, नहीं मूर्ख, जिसे तुम दुख समझते हो वो वास्तव में एक आशीर्वाद है, अगर तुम उसे आशीर्वाद कह सकते हो। जो तुम्हारे पास अभी है वो न होना जब तुम बड़े हो जाओगे तो दुख माना जाएगा। हालांकि इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि तुम पहले से ही काफी बड़े हो चुके हो। हे, देखो, तुम अभी भी हंस रहे हो और ये बात मुझे अजीब बना रही है। मुझे लगता है कि मुझे अपने कमरे में जाकर सो जाना चाहिए। शायद ये थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। हा, ये निश्चित रूप से कुछ समय बाद अपने आप ही दूर हो जाएगा, जब आप इसके कारण के बारे में जागरूक हो जाएंगे और इसे अपने विचारों से गायब कर देंगे। लेकिन चूंकि यह आपका पहली बार है, इसलिए यह दूर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप उस कारण के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते हैं जिसने आपको, मान लीजिए, अकड़न दी। क्या
आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। ध्रुव ने जब ये कहा तो वो दूसरी तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। अब नैना को ये बात मज़ेदार लग रही थी। उसे ये गतिविधियां करते हुए बहुत समय हो गया था और उसे नहीं लगता था कि उसकी इच्छाएं जल्द ही वापस आ जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उन पलों का आनंद नहीं लेती थी। नैना की नज़र में ध्रुव की स्थिति खास थी। वो मुश्किल से किशोर था और मासूमियत से भरा हुआ था। वो उसका फायदा नहीं उठाना चाहती थी। ध्रुव की अपरिपक्व उम्र, उनकी उम्र का अंतर और ध्रुव के पिता का उस पर भरोसा देखते हुए ऐसा करना गलत होगा। यही कारण है कि यद्यपि नैना को अपने भीतर तीव्र इच्छाएं महसूस हो रही थीं, फिर भी उसने उन्हें उतनी ही तेजी से नियंत्रित किया और उससे मनोरंजक ढंग से पूछा, मेरे साथ ईमानदार रहो ध्रुव डियर, अन्यथा अकड़न लंबे समय तक दूर नहीं होगी और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा अंग दर्द कर रहा है। जब आपको अकड़न महसूस हुई तो आप क्या सोच रहे थे? यहाँ तक कि नैना भी जब यह प्रश्न पूछ रही थी तो वो तनावग्रस्त और गंभीर लग रही थी। हालांकि उसने अपनी मुस्कुराहट से इसे छुपाने की पूरी कोशिश की थी। अच्छा, अगर यह मुझे इस स्थिति से राहत दे सकता है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं बस ये सोच रहा था कि जब मैंने गलती से तुम्हारे नितंबों को छुआ और पकड़ लिया तो उन्हें कितना अच्छा लगा होगा। मैं बस यही सोच रहा था। ध्रुव ने बात करते समय नैना की नज़र को अनदेखा कर दिया। जब उसने पिछली घटना के बारे में बात की तो उसकी आंखें सपनों में डूबी हुई दिखीं, जैसे वो किसी प्यारी याद के बारे में सोच रहा हो। लेकिन उसने जल्दी से नीचे देखा और उत्सुकता से एक टिप्पणी की, जब मैं तुम्हारे नितंबों के बारे में सोचता हूँ तो मेरा अंग अजीब हरकतें करता है। ये थोड़ा और सख्त हो जाता है, फिर ढीला हो जाता है और फिर थोड़ा और सख्त हो जाता है। क्या ऐसा भी होना चाहिए? हाँ, नैना ने चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया। अगर वो कहती है कि उसे ये जानकर घबराहट नहीं हुई कि लड़के के जागने का कारण उसका पिछला हिस्सा था, तो वो झूठ बोल रही होगी। उसके जीवन में रोमांस की कमी आंशिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार थी। नैना को लंबे समय से वो तारीफें सुनने को नहीं मिली जो वो सुनने की आदी थी, और एक तरह से वो तारीफें ध्रुव से ही पा रही थी। उसके अंदर का स्त्री पक्ष इस बात को समझकर खुश था, और जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती गई वो पक्ष धीरे धीरे उस पर हावी होता गया। वो जल्द ही वास्तविकता में वापस आ गई। जब उसने अंततः ध्रुव की आवाज़ सुनी, आंटी नैना, आप इस तरह से ध्यान क्यों भटका रही हैं? मैं तीसरी बार आपका नाम पुकार रहा हूँ। सुनिए, मैंने आपको बता दिया था कि मैं क्या सोच रहा था। अब मुझे बताइए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। माफ़ कर दो, मैं बिजनेस के बारे में सोच रहा था। बहुत सारी डिलीवरीज लाइन में लगी हैं, आप देखिए। तो हम कहाँ थे? हाँ, इस जकड़न का ख्याल कैसे रखा जाए। हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि जब तक आप मेरे बी लिंक टू डॉट बट इनटू एस के बारे में सोचना बंद कर देंगे तब तक जकड़न दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आप बाद में इसके बारे में सोचेंगे तो ये वापस आ सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी कुछ दबाव कम कर लें। मैं ऐसा कैसे करूं? ध्रुव ने गंभीर चेहरे से पूछा। उसकी मानसिक उम्र ने उसे नैना की अजीबोगरीब हरकतों पर हंसने से रोक दिया। उसे लगा कि वो अपने सवालों और बयानों से उसे और अधिक चिढ़ाए, जबकि वो पूरी बात से अनजान होने का नाटक कर रहा था। क्या उसने रुककर नैना के साथ अपना रास्ता खोजने की कोशिश के परिणामों पर विचार किया? अगर उसका साहसिक कार्य सफल हो जाता है तो वे दोनों क्या करेंगे? और क्या वे इस तरह की किसी चीज़ में भाग लेने के बाद मानसिक रूप से ठीक रहेंगे? क्या वे इस काम को पूरा करने के बाद फिर से भतीजे और चाची बन पाएंगे? ध्रुव के दिमाग में उसकी तरफ से ऐसी कोई समस्या नहीं थी। पहली बात, हालांकि वो तकनीकी रूप से अभी किशोर ही था, लेकिन उसकी मानसिक उम्र नैना से भी ज्यादा थी। उसके जीवन के अनुभव उससे भी बहुत ज्यादा थे। दूसरा, यद्यपि उसके पिता और उसकी पत्नी के बीच दूर का रिश्ता था, लेकिन ये दूरी इतनी थी कि यदि उसे मौका दिया जाता तो वह अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य कर सकता था। अब नया वो जीवन भर का अनुभव करने के बाद इन चीज़ों के साथ और भी अधिक उदार था। मानव जीनोम की केवल एक ही उत्पत्ति थी। इसका मतलब है कि हर कोई हर किसी से संबंधित है। यदि दुनिया परिवार में रखने के प्रति जो बाहरी तिरस्कार दिखाती है वो अपनी परिभाषा का विस्तार करने लगे और जीनोम सिद्धांत को यह तय करने का मॉडल मानने लगे कि कौन किसका परिवार था, तो फिर दुनिया क्या करेगी? तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्रुव ने नहीं सोचा था कि उसे वही मौका मिलेगा जो उसे अभी दिया जा रहा है। आंटी नैना पिछले जन्म से ही उसकी पसंदीदा थीं और उसने तय कर लिया था कि अगर वो फिर से मरेगा तो उसे इस तरह का पछतावा नहीं होगा। लेकिन ध्रुव को नैना को इस पूरे बदलाव में सहज बनाना था, इसलिए उसने अभिनय किया। उसने नैना के साथ एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया था, जिसे दुनिया के बारे में कुछ बातें समझने से पहले पालन पोषण की जरूरत है। इन सब बातों के बारे में सोचने की वजह से ध्रुव का लिंग पहले ही खत्म होने वाला था। उसे इसे बनाए रखने और इस क्रिया को जारी रखने के लिए बहुत सारे अश्लील विचारों के बारे में सोचना पड़ा। मैं ये कैसे करूं चाची नैना? कुछ देर बाद ध्रुव ने नैना की आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए फिर पूछा। नैना दुविधा में फंस गई थी। क्या उसे खुद ही ये सब समझाना चाहिए या किसी और को ये सब करने के लिए कहना चाहिए? लेकिन उसे ध्रुव जैसा महसूस नहीं हुआ और वो किसी अजनबी आदमी को शामिल करने में सहज महसूस करेगी। लड़का ज्यादातर अपने आप में ही रहता था। उसे लड़कियों से जुड़ी बहुत सी चीजों के बारे में पता नहीं था। अगर वो जिस आदमी से ध्रुव को मार्गदर्शन देने के लिए कहती है वो उसे सेक्स के बारे में सिर्फ सबसे बुनियादी व्याख्या के साथ बताता है और सिर्फ अपनी जीवन शैली के बारे में सोचता है, तो इससे ध्रुव के दिमाग में बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए नैना ने ध्रुव को सेक्स एजुकेशन देने का मन बनाया। ये कुछ ऐसा था जो उसे उसके अभिभावक के रूप में करना था और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो वास्तव में उसकी परवाह करता है। मैंने तुम्हें पहली बार सुना ध्रुव डियर, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। सुनो, तुम पहले नहा क्यों नहीं लेती? फिर हम एक बढ़िया नाश्ता करेंगे, तब तक बातचीत रुक सकती है। नहाने के बाद और अपनी दिनचर्या शुरू करने के बाद शायद आपकी अकड़न दूर हो जाए, लेकिन चिंता मत करो, हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे। हमें इस बारे में बात करनी होगी, खास तौर पर इसलिए क्योंकि अब से 1 महीने बाद आपको शिकारी मंडल के छात्रावास में रहना होगा। नैना ने निष्कर्ष निकाला। छात्रावास में रहना होगा।
नैना ने निष्कर्ष निकाला और ध्रुव को ऊपर भेज दिया। ऐसा लग रहा था कि वो और भी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन नैना ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। वो केवल अपने कमरे में जाकर अपनी चाची के आदेशों का पालन कर सकता था। ध्रुव ने अपने कमरे में खुद को पाया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया और एक बड़ी मुस्कान बिखेरने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपने छोटे जानवर को अपने बिस्तर पर लेटे हुए शिथिल होने दिया। अगर वो नैना पर निशाना साधना चाहता था तो उसे अपने अगले कदमों के बारे में सावधानी से सोचना होगा। उसने अपने काम को आगे जारी रखने के लिए एक सरल योजना बनाई। फिर वो नहाने चला गया। फिर ध्रुव नीचे उतरा और नाश्ते की मेज पर आया। नैना अपनी प्रयोगशाला में एक बुनियादी रिकवरी पोशन बनाने में व्यस्त थी जो अलग कमरे से सटी हुई थी। उसने ध्रुव से कहा कि जब तक वो अपना काम खत्म नहीं कर लेती वो अपनी सीट पर बैठ जाए। दोनों ने अपना नाश्ता सामान्य रूप से किया। सतह पर सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन वे दोनों ही वातावरण में तनाव की एक सूक्ष्म भावना महसूस कर सकते थे। जब वे शिकारी मंडल के लिए ध्रुव की तैयारियों से लेकर रैंक्स में प्रगति करने के तरीके तक के बारे में बात करते थे तो आंटी नैना को अक्सर अपने विचारों में उलझा हुआ देखा जा सकता था। वे अपनी सुबह की बातचीत फिर से शुरू करने जा रहे थे, तभी उन्हें अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ध्रुव ने उस व्यक्ति को कोसा जिसकी टाइमिंग इतनी खराब थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर अपनी नाराजगी नहीं दिखाई। उसने नैना से कहा कि जब तक वो दरवाजे पर आता है तब तक वो इंतजार करे। ध्रुव ने मुख्य दरवाजा खोला और पाया कि एक हट्टा कट्टा आदमी उसे उत्सुकता से देख रहा था। उसने एक और दुबले पतले आदमी को अपनी बाहों में पकड़ रखा था, जबकि दूसरे ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और वो किसी परेशानी में दिख रहा था। दुबले पतले आदमी को कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसकी त्वचा का रंग सामान्य से ज्यादा पीला दिख रहा था। हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं श्रीमान? ध्रुव ने यथासंभव विनम्र तरीके से पूछा। उसे उम्मीद थी कि एक या दो सामान्य साहसी लोग कुछ औषधि मांगेंगे। वो उनके अनुरोधों पर ध्यान देगा और नैना के साथ अपनी बातचीत फिर से शुरू करने से पहले उन्हें तुरंत भेज देगा। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लोग नैना को इस मामले से बाहर रखेंगे। बेटा, हम यहाँ मैडम हीलर से मिलने आए हैं, क्या वो यहाँ हैं? उस आदमी ने ध्रुव के जवाब का इंतजार नहीं किया। वो सीधे दुकान में चला गया और ध्रुव को लगभग धक्का देकर किनारे कर दिया। पहले वाले ध्रुव ने अब तक अपने चेहरे पर नाराजगी दिखा दी होती, लेकिन परिपक्व ध्रुव ने तुरंत अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी और उन्हें एक कोने में ले गया जहां 2 सिंगल बेड थे। इस स्थिति में जब वो व्यक्ति इलाज के लिए जल्दी में था, गुस्सा दिखाना बचकाना होगा। इससे आंटी नैना की नज़रों में उसकी छवि भी खराब होगी। ध्रुव अपना बदला लेने के लिए कोई और तरीका खोज लेगा, न केवल उस आदमी के लिए जिसने उसे बेरहमी से धक्का दिया, बल्कि उसकी सुबह की योजनाओं को भी बर्बाद कर दिया। शायद वह नैना को प्रभावित कर सके और उनसे कुछ अतिरिक्त पैसे ले सके। इतना ही काफी होगा, या अगर वो सही समय पर उन्हें रोक लेता है तो वो उन्हें छद्म हिस्से दे सकता है। नैना की दवा की दुकान में ऐसे बिस्तर थे क्योंकि वो समय समय पर गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज करती थी। उस आदमी प्रताप ने कमजोर दिखने वाले आदमी चेतन को सावधानी से बिस्तर पर लेटाया और ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव ने उसे यहीं रुकने को कहा और नैना को लाने के लिए अंदर चली गई। कुछ मिनटों के बाद नैना अपने हाथों में ढेर सारी शीशियां और कुछ जड़ी बूटियां लेकर बाहर आई। उसने उस मोटे आदमी प्रताप की तरफ देखा तक नहीं और तुरंत बिस्तर पर लेटे उस आदमी चेतन की तरफ चली गई। उसने कुछ देर तक उसकी हालत देखी, फिर उसे कुछ जड़ी बूटियां निगलने को कहा और फिर उसके मुंह में 3 शीशियां खाली कर दी। फिर उसने थोड़ी आह भरी और फिर घोषणा की, इस आदमी चेतन को सिंगारियम रैटल स्नेक ने जहर दे दिया है। अच्छा हुआ कि आप उसे समय पर यहाँ ले आए, नहीं तो वो मर जाता। मुझे लगता है कि आप मायापुरी के पास मायापुरी के जंगल में शिकार कर रहे होंगे। बहुत से साहसी लोग बिना पहले से ही सिंगारियम सांप के आसपास जाने की गलती कर बैठते हैं। इसका परिणाम पार्टी के सफाये जितना भयानक हो सकता है। सांप न केवल आपको काटकर जहर दे सकते हैं, बल्कि वे हवा में गंधहीन रंगहीन सांस छोड़कर भी आपको जहर दे सकते हैं। ज्यादातर लोगों को तब तक पता ही नहीं चलता कि उन्हें सांप ने जहर दे दिया है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यहाँ मौजूद आदमी चेतन को जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से सांप ने जहर दे दिया होगा, लेकिन अगर सांप ने काटा होता तो आपको उसे यहाँ लाने का मौका भी नहीं मिलता। वह पहले ही मर चुका होता, तो उसने जहरीली हवा में सांस ली होगी। बेशक चूंकि सिंगारियम रैटल स्नेक केवल F रैंक है, इसलिए ये केवल F रैंक के नौसिखियों को ही प्रभावित कर सकता है और उस रैंक से ऊपर के शिकारी, साहसी और जादुई जानवर कुछ भी महसूस नहीं करेंगे। हालांकि आप F रैंक के नौसिखियों की तरह नहीं दिखते, आप ऊपरी स्तर के E रैंक के हैं। अब आपको लगभग किसी भी समय D रैंक में पदोन्नत किया जा सकता है और यहाँ ये आदमी चेतन F रैंक का है, लेकिन वो एक तरह से आपके जैसा है कि वो भी अपने रैंक प्रमोशन के करीब है। इसलिए जब इस आदमी को जहर दिया गया था तब आप प्रताप जहर के संपर्क में सुरक्षित थे। यह पूरा दृश्य जंगल में कुछ अप्रत्याशित घटित होने का परिणाम है, अन्यथा E रैंक के शिकारी को निश्चित रूप से मायापुरी के जंगल के आसपास का रास्ता पता होगा। आपको सांपों के ज्ञात ठिकानों के बारे में पता होना चाहिए। व्यक्ति पर ऐसा प्रभाव डालने के लिए एक ही समय में हवा में जहर छोड़ने वाले कई SR सांपों की आवश्यकता होती है। वे ऐसा तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें अपने घर में दुश्मन के घुसने से खतरा महसूस न हो, या यदि वे पहले से ही पिछले दुश्मन या घटना के कारण तनाव में हो। यदि आप SR सांपों की माद में नहीं गए और यदि जहर इतना गंभीर है कि एक SR सांप उसे छोड़ नहीं सकता, तो केवल एक ही अन्य संभावना हो सकती है। कई SR सांप अपने माद को छोड़कर बसने के लिए एक नई जगह की तलाश में हैं, और ये तब तक नहीं होगा जब तक कि जंगल के भीतर सत्ता पदानुक्रम में बड़े पैमाने पर बदलाव न हो। जंगल में एक नया स्पॉलर है और आप प्रताप इसकी वजह से चौंक गए। क्या हुआ, जवाब दो। हालांकि नैना ने कई सालों से शिकार के लिए बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन उसके कौशल में कोई कमी नहीं आई थी। इसके अलावा वो सामान्य वनस्पतियों और जीवों के बारे में गहन ज्ञान रखने वाली सी रैंक की चिकित्सक थी। उसने जो भी जानकारी उसके पास उपलब्ध थी उससे ये सब अनुमान लगाया था, और ऐसा लग रहा था कि नैना की सारी आशंकाएं उस मोटे आदमी प्रताप के अगले शब्दों से बिल्कुल सही साबित हुई थीं।
ये सही है मैडम हीलर। जैसा कि आपने कहा, हम पहले से ही मायापुरी के जंगल में फैले सिंगारियम रैटल सांप के ठिकानों के बारे में जानते थे और हमने उन जगहों से परहेज किया था। हम उनकी खाल के लिए डिंको हिरणों के एक झुंड का शिकार कर रहे थे। वे आमतौर पर जंगल के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित मनोहर झील के पास पाए जाते हैं। मेरी पार्टी जंगल के उत्तरी हिस्से से जंगल में दाखिल हुई थी, जबकि ऐसा करने के लिए हमें लंबी दूरी तय कोष्ठक का उपयोग किए। मेरी पार्टी जंगल के उत्तरी हिस्से से जंगल में दाखिल हुई थी, जबकि ऐसा करने के लिए हमें लंबी दूरी तय करनी थी। हमें खबर मिल रही थी कि मायापुरी के जंगल में हमारे काम करने वाले शिकारी समूह और हमारे परिचित कुछ अन्य शिकारी दलों द्वारा किसी तरह की गड़बड़ी की जा रही है। इसलिए हमने जंगल के उत्तरी हिस्से से प्रवेश करके जोखिम को कम करने का फैसला किया, और फिर भी ये हमारे साथ हुई त्रासदी को रोक नहीं सका। मनोहर झील तक पहुंचने के रास्ते में हमें लोहचर्म भेड़ियों का एक झुंड का सामना करना पड़ा। झुंड हमारी अपेक्षा से कहीं ज्यादा बड़ा था। जब उन्हें लगा कि हम लंबे समय तक झुंड से खुद को नहीं बचा सकते, तो हमने अपना रास्ता बदलने का फैसला किया। हमारे दल में आरव एक सक्षम मानचित्र पाठक और ट्रैकर था, इसलिए हमने अपने पीछे हटने के लिए सबसे सुरक्षित मार्ग चुना, जिसमें एसआर सांपों के ठिकानों सहित सभी खतरनाक स्थानों से बचना शामिल था। कम से कम हमें तो ऐसा ही लगा। पीछा कर रहे भेड़ियों से छुटकारा पाने के बाद हम एक खाली सी गुफा में रुके और आराम करने लगे और अपनी अगली योजनाएं बनाने लगे। मूल रूप से हमने पीछे हटने का फैसला किया था। हमारे दल में 8 सदस्य थे और उनमें से 4 भेड़ियों के झुंड के अचानक हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हमने उन्हें कुछ सामान्य औषधियों से उपचारित किया और एक दिन के लिए गुफा में ही डेरा डालने का फैसला किया। इससे घायल लोगों को अपनी चोटों को और स्थिर करने का मौका मिलेगा। फिर हम अगले दिन सुरक्षित रूप से वापस लौट जाएंगे। लेकिन हमारे दल के आरव ने गुफा की खोज करने का फैसला किया और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। गुफा में बहुत कम रोशनी थी, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं देख पाए। आरव ये पुष्टि करना चाहता था कि गुफा का दूसरा हिस्सा सील है या नहीं। अगर रात में जानवरों के झुंड ने हम पर हमला किया तो हम भागने के लिए दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसलिए आरव का फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं था। लेकिन कौन जानता था कि गुफा में एसआर सांपों का कब्जा था। गुफा सांपों के रहने के लिए आदर्श जगह नहीं थी, इसलिए उनके रहने की जगह कुछ ऐसी थी जिसका हमारे आरव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। गुफा के गहरे हिस्सों में उनकी खोजबीन सांपों के लिए ट्रिगर पॉइंट बन गई। जब हमें एहसास हुआ कि जादुई सांप हमारे साथ रह रहे थे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमने पहले तो कुछ भी नोटिस नहीं किया, लेकिन हमारे समूह के आरव में जहर के लक्षण दिखने लगे, क्योंकि वो सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक जहर के संपर्क में था। मैं प्रताप अपने ग्रुप में एकमात्र ई रैंक पर था, बाकी सभी एफ रैंक पर थे। चेतन, जिसे आप अभी बिस्तर पर लेटे हुए देख रहे हैं, को गुफा के प्रवेश द्वार पर पहरेदारी का काम सौंपा गया था। इसलिए चेतन और मेरे प्रताप अलावा बाकी सभी लोग जहर से पीड़ित थे। उस समय हमारे पास जो भी औषधियां थीं, उनसे भी उनका इलाज नहीं हो सकता था। 4 घायल दल के सदस्य आरव के साथ गुफा में पहले मर गए। केवल मैं, प्रताप, भावना और चेतन बच गए और उस नरक की गुफा से बाहर आ गए। भावना खुद एक मरहम लगाने वाली थी, इसलिए वो जीवित रहने के लिए खुद पर कम स्तर के उपचार मंत्र डाल सकती थी। चेतन ज्यादातर समय गुफा से बाहर रहता था, इसलिए जहर ने उसे तुरंत लाश में नहीं बदला। लेकिन धीरे धीरे चेतन की हालत खराब होती जा रही थी। चेतन के बचने की संभावना को बढ़ाने के लिए हमारे पास सीमित औषधियां थीं, और भावना उसे उसकी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए उपचार मंत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। इसलिए हमने भावना को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ने का फैसला किया। मैं, प्रताप, चेतन को जंगल से बाहर ले जाऊंगा और उचित मार्ग के साथ भावना के पास वापस आऊंगा। इसलिए हमने इस योजना को क्रियान्वित किया, और आप मुझे, प्रताप, अभी चेतन के साथ देख रहे हैं। हम नहीं जानते कि मायापुरी के जंगल में क्या हो रहा है, लेकिन ये निम्न स्तर के साहसी लोगों के लिए मौत का जाल बन गया है। जानवरों के ठिकानों और उनके मार्गों के बारे में पिछली जानकारी अब उपयोगी नहीं है, और हो सकता है कि जंगल में कोई नया विकसित उच्च स्तरीय जानवर मौजूद हो जिसने ये बदलाव किया हो। उस मोटे आदमी प्रताप ने अपनी बात समाप्त की और दूसरे सिंगल बेड पर बैठ गया तथा चेहरे पर अत्यंत उदासी के भाव के साथ चेतन की ओर देखने लगा। मुझे इस बारे में हीलर एसोसिएशन को रिपोर्ट करना होगा। चेतन को अभी जो प्राथमिक उपचार मैंने दिया है, उससे कहीं ज्यादा चिकित्सा की जरूरत है। उसे मायापुरी इन्फर्मरी में ले जाने की जरूरत है। चिंता मत करो, मैं, नैना, उसे वहां ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करूंगा, जबकि मैं हीलर एसोसिएशन को इसकी रिपोर्ट करूंगा। इस बीच मैं तुम्हें प्रताप मारक दवा दूंगा ताकि तुम अपने हीलर भावना को सुरक्षित रूप से वापस ला सको। हालांकि मुझे अपनी रिपोर्ट के लिए तुम्हारा नाम चाहिए। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद मैडम हीलर नैना। मेरा नाम प्रताप है, प्रताप वॉकर। मैं डोम के रेडर्स नामक पार्टी का नेता हूँ, जो कभी अस्तित्व में थी, लेकिन अब नहीं, अब और नहीं। हा। प्रताप ने नैना के सवाल का जवाब दिया और अंत में हंस पड़ा। ऐसा लग रहा था कि ये सब कहते हुए वो 10 साल बूढ़ा हो गया था। प्रताप की कहानी सुनकर नैना के चेहरे पर भी उदासी छा गई थी, लेकिन किसी ने भी उस लड़के ध्रुव का नाम सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर आए बदलाव को नहीं देखा। उसकी आंखों में लालच की एक अनजानी सी चमक आ गई थी।